Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Maths Decoded. I hope you all are doing good. और आपको पता ही है कि इन जम्मू एंड कश्मीर बहुत ज़्यादा सर्दी है, स्पेशली इन कश्मीर। और आपको मैं यही सलाह दूंगा कि स्टे सेफ और ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहने और अपने आप को इंसुलेटेड रखें फ्रॉम दिस चिलिंग कोल्ड। और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं राइट नाउ फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपके पास कुछ ही टाइम बना हुआ है, बचा हुआ है इनफैक्ट। एक डेढ़ महीना है आपके पास। डेढ़ महीने के बाद आपके एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं। एंड मेक श्योर कि आप यू विल कवर एवरी इंच ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1। ठीक है ना, 5.1 कंप्लीटली हम करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है इंट्रोडक्शन वाला, तो प्लीज पहले वो वीडियो देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये वीडियो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और हाँ, और एक बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए सो दैट यू विल बी नोटिफाइड जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। और अगर आपके बाकी फ्रेंड्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं करंटली, उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए उनके साथ, ताकि वो भी इससे फायदा हासिल कर सके। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ केसेस हमें गिवन है और हमें बोला गया है कि इनमें से कौन एपी बना रहा है और क्यों, अगर बना रहा है तो कैसे बना रहा है। ठीक है ना, एपी कौन कौन बना रहा है। अब ये मैंने आपको पहले ही बोला, एपी वही बनाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसी को हम बोलेंगे जहां पे कॉमन डिफरेंस सेम होगा। जहां पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो उसको हम नहीं बोल सकते कि एपी है। ठीक है, तो हमें इन सारे केसेस में ये चेक करना है कि इनकी कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आनी चाहिए। देखो, आपकी ये जो कॉमन डिफरेंस है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ये जीरो भी हो सकती है। तीनों केसेस में अगर नेगेटिव है तब अगर बराबर है तो ये एपी है, अगर पॉजिटिव है और फिर बराबर है तो एपी है, और अगर जीरो भी है तब भी ये एपी है। ठीक है ना, तो तीन केसेस आपको मिलेंगे। तीनों केसेस हम सॉल्व करने वाले हैं, इन पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। आई होप यूल एंजॉय इट। तो स्टार्ट करते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15। देखो, आप गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आप गाड़ी से ट्रेवल कर रहे हैं तो कहीं जा रहे हैं आप। अब द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। देखो, आपको सपोज आप और आपके दोस्त हैं साथ, ठीक है ना। अब आपका जो दोस्त है ना, ये बीच में इधर ही उतर गया। अब 1 किलोमीटर के बाद ही आपका फ्रेंड उतरा और आपको सपोज टू, मतलब यहां से और 1 किलोमीटर जाना है, तो टोटल डिस्टेंस 2 किलोमीटर आपको ट्रेवल करनी है। फॉर फर्स्ट किलोमीटर जो टैक्सी फेयर है ना वो ₹15 है, तो आपके दोस्त को ₹15 देने पड़ेंगे। लेकिन इसके बाद जो एडिशनल किलोमीटर आपने ट्रैवल किए इस गाड़ी में, आपको एडिशनल ₹8 देना पड़ेगा। बात समझ आ रही है। आपका अगर कोई और फ्रेंड होगा और 1 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, सपोज इधर से वो ट्रैवल कर रहा है और 1 किलोमीटर, तो इसको +8 और देना पड़ेगा। तो याद रखो, अब पहले किलोमीटर के लिए ₹15 एंड देन फॉर सेकेंड किलोमीटर इट इज +8, देन फॉर थर्ड किलोमीटर इट इज +8। तो हमारी एपी क्या बनेगी, देखो सिंपल सी बात है। यहां पे हम लिखेंगे फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू ₹8। ठीक है ना, उसके बाद फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर, सॉरी 8 नहीं, यहां पे 15 है। फॉर सेकेंड किलोमीटर इज इक्वल टू ₹15 + 8, दैट इज इक्वल टू ₹23, है ना। उसके बाद फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर इज इक्वल टू ₹23 + 8, या फिर आप लिख सकते हो 15 + 8 + 8, तो 23 + 8 इज ₹31। तो एपी जो बनेगी, ठीक है ना, अभी यहां पे जो सीक्वेंस बनेगी नाउ, सीक्वेंस इज इक्वल टू, इज या इज लिखेंगे 15, 23, 31 एंड सो ऑन। ऐसे करके 31 के बाद +8 कर सकते हो आप। 31 + 8 कितना होता है, 39 होता है। तो ऐसे लिख सकते हो आप सो ऑन। ठीक है ना, सो ऑन करके यहाँ पे छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखना है, हमें D1 चेक करना है। D1 कॉमन डिफरेंस नंबर 1। D1 कैसे निकालते हैं, A2 - A1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। ठीक है, A2 किसके बराबर है, 23 - 15,
23 माइनस 15 कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, ऐसे ही D2 फाइंड आउट करेंगे। D2 किसके बराबर होता है? A3 माइनस A2। A3 कितना है? A3 है 31 माइनस 23। तो 31 माइनस 23 दैट विल बी इक्वल टू 8। ठीक है, एंड देन D3 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 दैट विल बी इक्वल टू 39 माइनस 31 एंड दैट विल बी इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहां से क्या पता चल रहा है? व्हेन therefore when D1 is equal to D2 which is equal to D3, therefore it forms an AP, it forms an AP। अब ये यहाँ पे AP बना रहा है। ठीक है ना, ये पहली कंडीशन मैं जो इसने कंडीशन रखी थी, तो ये कंडीशन AP बना रही है। ठीक है ना, तो ये सीक्वेंस AP है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। मूव ऑन करते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। देखो, एक वैक्यूम पंप है और ये सिलेंडर से जो है एयर बाहर निकाल रहा है। ठीक है ना, या फिर ऐसे मान के चलो आपके पास आपके घर में गैस सिलेंडर है। ठीक है, और इसमें मानते हैं 100 यूनिट्स ऑफ एयर मौजूद है। ठीक है ना, इसमें 100 यूनिट्स ऑफ एयर मौजूद है। अब वैक्यूम पंप से आपने क्या किया है? वैक्यूम पंप इसके ऊपर लगाया हुआ है और इसमें से एयर बाहर निकाल रहे हो। ठीक है, एयर बाहर निकाल रहे हो, हमें ये देखना है कि जब भी एयर इसमें से बाहर निकाला जाए, ठीक है, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, अब इसमें कितना बचेगा? जितना बचेगा क्या वो एपी बना रहा है कि नहीं बना रहा है? सबसे पहले हम देखेंगे। ये मैं आपको 100 यूनिट्स इसलिए समझा रहा हूँ, मतलब लिख रहा हूँ, ताकि आपको समझ आए कि कैसे होता है। वरना हम वी यूनिट्स भी लिख सकते थे, एक्स यूनिट्स भी लिख सकते थे, तो मे बी वैसे आपको ज्यादा समझ ना आए, इसीलिए मैंने यहाँ पे 100 यूनिट्स लिया। ठीक है ना, समझाने के लिए। चलिए, अगर आपके पास ये वैक्यूम पंप है, अब आपने 1/4 इसका बाहर निकाला। देखो 1/4 ऑफ 100 कितना होता है? 25 होता है ना। तो 25 यूनिट्स आपने इसमें से बाहर निकाले। 25 यूनिट्स आपने बाहर निकाले, बचा कितना? बचा 75 यूनिट्स। कुछ बात समझ आ रही है? ठीक है, 75 यूनिट्स बचा, बिकॉज हमें रिमेनिंग चेक करना है इसमें। ठीक है ना, ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अब उस वो देख रहा है, वो देखना है कि वो एपी बना रहा है कि नहीं बना रहा है, जो रिमेनिंग एयर है। ठीक है, जो एयर निकाला उसका नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि जो बचा सिलेंडर में उसका हमें देखना है कि एपी बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो पहले केस में 75 यूनिट्स एयर बचा। अब इसमें 75 बचा है जो सिलेंडर के अंदर मौजूद है, और उसी में से आप फिर से एयर निकालोगे ना। देखो, आपके पास ये सिलेंडर था, ठीक है ना, सिलेंडर में से आपने एयर निकालना है। पहले 100 यूनिट्स इसमें एयर मौजूद था, आपने पंप लगाया, 1/4 इसका बाहर निकाला, दैट मीन्स 25 यूनिट्स आपने बाहर निकाले। अब बचा कितना इसमें? 75। इसमें 75 बचा। ठीक है, अब 75 के बाद आपने फिर से पंप लगाया। ठीक है ना, किस में से निकालोगे? इस 75 में से कम करोगे ना। कितना कम करोगे? 1/4। तो अगेन आप करोगे 1/4 ऑफ 75। ठीक है, तो अगर आप ये यहां पे चेक करोगे कितना आएगा ये? 4 1 r 4 4 8 r 32 18 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है ना, 4 7 4 r 20 18.7 कुछ आएगा, ऐसा कुछ 18.75 आई थिंक, मोस्ट प्रोबेबली 18.75 आएगा। देखो, इसके बाद अब ये एयर आपने बाहर निकाला, ये बाहर निकाला हुआ एयर है 18.75 यूनिट्स। किस में से निकाला? 75 में से। तो बचा कितना? 75 में से 18 अगर आप माइनस करोगे, मतलब मोटा मोटा हिसाब कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, 75 आप छोड़ दो पहले फिलहाल। ठीक है, 15 माइनस 8 कितना होता है? 15 माइनस 8 होता है 7। ठीक है, और 6 माइनस 1 कितना होगा? 5 होगा। तो 57 यूनिट्स। देखो, पहले केस में आपको 75 आया, दूसरे केस में अब 57 बचा। हमें ऐसे करना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। ठीक है ना, आपको समझा रहा हूं कि एयर कितना बचेगा उसके अंदर। अब आपको इस सिलेंडर में पहले 100 था, उसके बाद 75 बचा था, 1/4 निकाल के। अब 75 का 1/4 निकाल के 57 ही बचा। अब 57 का 1/4 आप करोगे, 1/4 ऑफ 57 आपने जब किया तो क्या आएगा? यहां से 4 1 r 4, और यहां से 4 4 r 16, एक बचेगा, 4 2 r 8, वहां से 2 बचेगा, और 4 5 r 20, 14.25 आपने फिर से निकाला। तो निकालो 57 में से, अब 14 ही मानते हैं। ठीक है, 7 माइनस 4 कितना होता है? 3 5 माइनस 1 4 होता है। ठीक है ना, तो 43। देखो 75
57 और 43। सपोज आपके पास यही प्रोग्रेशन है, यही मानते हैं, ठीक है। ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है वो चेक करना पड़ेगा। देखो 57 माइनस 75 ये बराबर नहीं आएगा आपके 43 माइनस, देखो 43 माइनस 57 14 आएगा, आएगा ना, ठीक है। और यहां से 57 माइनस 75, एक तो इसके 3 हो गए और फिर 10, दैट मींस ये टोटल में 18 आएगा। अब देखो D1 आ रहा है 18 और वो भी -18, और D2 कितना आ रहा है -14। एपी बना रहा है कि नहीं बना रहा है? नहीं बना रहा है। ये मैं आपको समझा रहा हूं। मैंने 100 यूनिट्स इसलिए लिखा ताकि आप इससे समझो, वरना मैं वी यूनिट्स भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तब इसको हम वी यूनिट से ही करेंगे क्योंकि आपको ये समझ आया ना कि इसमें से हमने एआर निकाला तो ये एपी बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो नहीं बनाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही मैं आपको समझा रहा था। अब हम लिखेंगे जैसे हमें लिखना है ना वो हम लिखेंगे। देखो देखो एयर, यहाँ पे लिखेंगे लेट एयर इन अ सिलेंडर बी वी यूनिट्स। देखो हमें कुछ नहीं पता है ना, यूनिट इसका नहीं पता है, तो यूनिट्स ही हम लिखेंगे। एयर इन द सिलेंडर बी वी यूनिट्स, ठीक है। अपॉन फर्स्ट रिमूवल, पहली बार जब हमने रिमूव किया, क्या आएगा? 1/4 ऑफ वी, ठीक है। 1/4 ऑफ वी आपने रिमूव किया। अब रिमेनिंग कितना बचा? बचा कितना? रिमेनिंग कितना है? v माइनस वी बाई 4, क्योंकि v बाई 4 तो बाहर निकाला, 1/4 ऑफ v हुआ v बाई 4 ही। v 4 किस में से आपने निकाला? v में से निकाला ना। तो देखो 4 इंटू वी, दैट मीन्स ये यहां से 4v माइनस वी डिवाइडेड बाई 4 बचेगा, विच इज इक्वल टू 3v अपॉन 4। तो ये हमारा पहला है, यानी कि पहले केस में जब आपने 1/4 निकाला तो 3v/4 बचेगा। अब 3v/4 का फिर से 1/4 निकालना है, ठीक है। बात समझ रहे हो? देखो यहां से देखेंगे अपॉन सेकेंड रिमूवल, दूसरी बार जब हमने एयर को रिमूव किया, इसमें से कितना रिमूव किया? 1/4 ऑफ रिमेनिंग। 1/4 ऑफ रिमेनिंग कितना है? 3v/4। तो अब देखो कितना निकाला, यहां से एयर हमने निकाला 3/16 निकाला ना, एयर निकाला यहां से इतना, लेकिन इसमें बचा कितना? रिमेनिंग कितना है? अब रिमेनिंग एयर, एक एक स्टेप मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप समझो, वरना एक दो स्टेप में ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं है, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। अब रिमेनिंग कितना बचा? देखो हमारे पास था 3v/4, अब हमने इसमें से रिमूव किया 3v/16, तो कितना बचेगा हम देखेंगे। 3v/4 माइनस 3v/16, ये हमने इसमें से रिमूव किया, ठीक है। तो 16 इसका एलसीएम आएगा, 4 4 16, 4 3 12v इधर बचेगा, माइनस इधर से 3v बचेगा। तो इसमें से बचा 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9v/16। ये दूसरी बार। अब हम तीसरा भी करेंगे, फिर इसको लिखेंगे क्लियरली इट डज नॉट फॉर्म एन एपी, ठीक है। अपॉन अपॉन थर्ड रिमूवल, तीसरी बार जब हमने रिमूव किया, विल बी इक्वल टू 1/4 ही रिमूव करना है। 1/4 ऑफ रिमेनिंग बचा कितना? 9v/16। तो 1/4 ऑफ 9v/16, तो कितना बचेगा? 9v/16 इंटू 4 इज इक्वल टू 64। अब इतना हमने रिमूव किया, बचा कितना? रिमेनिंग देखेंगे, रिमेनिंग एयर इज इक्वल टू, किस में से माइनस करना है? 9v/16 में से माइनस करना है 9v/64, ये करना है, ठीक है। डेट विल बी इक्वल टू, देखो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम 64 ही आएगा। 9 4 36v इधर बचेगा, -9v। 36 में से 9 करेंगे तो 27v/64, ये हमारे पास रिमेनिंग ईयर। अब ये तीन हमें बचे। देखो हमारी सीक्वेंस क्या बन रही है, देखो क्या बन रही है। सीक्वेंस है, ये मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूं। सीक्वेंस हमारी 3v/4 पहले, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग बचा था 9v/16, उसके बाद 27v/64, ये ईयर बचा, ये सीक्वेंस हमारी, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्लियरली इट डज नॉट फॉर्म एन एपी, क्लियरली इट डज नॉट फॉर्म एन एपी।
बात समझ आ रही है? ये मैंने आपको पहले सारा समझाया, 100 हमने यूनिट्स लिया, वहां से हमने देखा कि जब न्यूमेरिक वैल्यू मैंने आपको समझाया कि उधर भी एपी नहीं बन रहा है, तो इधर कैसे बनेगा? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इधर भी मैंने अब आपको समझाया कि ये एपी कैसे नहीं है, बिकॉज आप 9v/16 में से 3v/4 निकालोगे ना, तो कॉमन डिफरेंस कभी सेम नहीं आएगी, आप चेक करके देख लेना, ठीक है ना। आप ये लिखना कि आप ये देखना यहाँ पे D1, चलो ये पॉइंट भी आपको दिखाते हैं, देखो। अब बोलोगे कि सर हम पे छोड़ दिया, D1 देख लो, D1 कितना आएगा? 9v/16 माइनस 3v/4, बताओ कितना आएगा? देखो 16 इसका एलसीएम आएगा ना, तो इधर बचेगा 9v माइनस 4 4 4 3 12, 12v इधर बचेगा, ठीक है। तो इधर माइनस 3v/16 पहली बार डी आया। अब D2 देख लो, D2 कितना आएगा देखते हैं। D2 इज इक्वल टू 27v/64 माइनस 9v/16, तो कितना ये यहां से आपको कितना बचेगा? देखो ये यहाँ पे 64 और यहाँ पे 27v ही रहेगा, माइनस 16 4 9 4 36 बनेगा, इधर v है इधर, और यहाँ पे क्या बचेगा? 27 माइनस 36 माइनस 9v/64। देखो कितनी फर्क है। हम यहाँ क्लियरली इसको बोल सकते हैं, D1 जो है ना, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, देयरफॉर इट डज नॉट फॉर्म एन एपी। ये इतना सा आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। आसान इस हिसाब से है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप सोचोगे क्वेश्चन बड़ा हो गया, हमें कुछ और ही दिखाओ, तो उसके लिए आपको कहीं पे भी आंसर मिलेगा, बट मैं आपको खाली आंसर नहीं करा रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन, ये डिफरेंस है, ठीक है। आपको 2 लाइंस में भी आंसर कहीं पे भी मिल जाएगा, बट आपकी समझ में आया नहीं आया वो अलग बात है। इधर मैं आपको समझा रहा हूँ पूरा, पहले मैंने न्यूमेरिकली समझाया, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू हमने लिए, इनके नंबर्स की मदद से हमने 100 लिया, 100 यूनिट्स लिया हमने, टैंक में वॉल्यूम, सिलेंडर में वॉल्यूम, उसके बाद हमने देखा कि वहां पे कितना बचता है, 1/4 निकाल के, ठीक है। ऐसे ही अभी हमने वी लिया, और वी से भी मैंने आपको प्रूव किया कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है बिकॉज थोड़ा सा ड्राई है ये पोर्शन। थर्ड पार्ट पे वापस आते हैं, देखो। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, सपोज आप एक वेल जो है ना डिग कर रहे हो, ठीक है। वेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर, सपोज आपने पहले मीटर तक डिग किया, ये पहला मीटर है 1 मीटर, आपको कितना पैसा दे रहे हैं वो? ₹150, ठीक है। फिर आपने दूसरा मीटर डिग किया, तो ये 2 मीटर के बाद आपको ऐड किया जा रहा है पैसा ₹50, मतलब प्लस किया जा रहा है इसको, आपको और 50 दे रहे हैं। उसके बाद अब आप 3 मीटर तक आ गए, ठीक है ना, वेल को डिग करते करते और 50 आपको वो ऐड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 4 मीटर तक आप आ गए, और 50 आपको ऐड करेंगे। ये तो आपको दूर से ही पता चल रहा है कितना ऐड हो रहा है, 50-50 ऐड हो रहा है। 50 अगर ऐड हो रहा है तो डिफरेंस भी 50 का ही आएगा ना, तो जब डिफरेंस सेम है तो ये एपी बनाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग आफ्टर 1 मीटर इज इक्वल टू ₹150, कॉस्ट ऑफ डिगिंग आफ्टर 2 मीटर्स इज इक्वल टू 150 प्लस 50, है ना, तो वो आएगा 200 रुपीज 200। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ डिगिंग आफ्टर 3 मीटर्स विच विल बी इक्वल टू 200 प्लस 50, दैट इज इक्वल टू ₹250। जो हमारी सीक्वेंस बनेगी, हमारी सीक्वेंस क्या आई? एक तो 150 आया, उसके बाद 200 आया, उसके बाद 250 आया, ऐसे ही फिर क्या आएगा? 300 आएगा, सो ऑन। हमें D1 निकालना है। D1 किसके बराबर आएगा? A2 माइनस A1, दैट इज इक्वल टू A2 ये है, इसमें से सेकंड में से फर्स्ट को निकालना है, तो यहां से 200 माइनस 150, दैट इज इक्वल टू 50, ठीक है। अब D2 किसके बराबर आएगा? 250 माइनस 200, है ना, A3 माइनस A2, दैट इज इक्वल टू 50। तो हम यहां पे लिखेंगे क्लियरली D1 इज इक्वल टू D2, देयरफॉर इट फॉर्म्स एन AP। बात समझ आई? क्लियर है ये सारा? ये तो आसान है, ये तो आपको यूं समझ आना चाहिए। इंट्रोडक्शन का वीडियो जिसने देखा होगा ना, उसको आई थिंक कोई मुश्किल नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, सेम क्वेश्चन है जैसे वो सेकंड वाला पार्ट था ना, वैसे ये भी ड्राई है थोड़ा सा, लेकिन समझो इस बात को। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन
10,000 is deposited at compound interest at rupees 8% per annum. देखो, आपने दो कंसेप्ट पढ़े, एक तो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है, दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है, ठीक है ना। ये कंसेप्ट मुझे नहीं पता है आपको याद है कि नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताने वाला हूं। सिंपल इंटरेस्ट होता है, आपने अगर बैंक से 100 रुपए लिया, ₹100 लिया, ठीक है ना। आपने बैंक से 100 रुपए लिया, और आपने अब ऑब्वियस सी बात है, बैंक आपको ये फ्री में थोड़ी देगा। बैंक आपको बोल रहा है आपको रिटर्न पैसा करना है। अब 100 रुपए रिटर्न नहीं करना है, कुछ और भी ऊपर देना है। 100 रुपए तो करना ही करना है, उसके ऊपर भी और पैसा देना है। तो बैंक आपको बोल रहा है कि हम कुछ रेट से आपसे पैसे लेंगे वापस, 8% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको पे करना है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। और टाइम सपोज बैंक आपको बोल रहा है कि 2 साल के लिए आप पैसा ले लो, ठीक है। अब 8% तो आपको देना पड़ रहा है, किस पे? 100 रुपए पे। तो 2 साल के लिए सेम 8% लगेगा आपको। पहले साल के लिए जो 8% होगा ना, 8% ऑफ 100 आप कर लो। अभी एक काम करते हैं आसानी के लिए, 10% इधर लिखते हैं, ठीक है। 10% इधर लिख लिया आपने, ठीक है। तो आपका जो अमाउंट मतलब इंटरेस्ट इंटरेस्ट जो 1 साल के बाद बनेगा ना, वो 10% ऑफ 100, दैट इज ₹10। अगर आपको 1 साल के बाद बैंक का पैसा कितना आया, फिर 100 तो लिया आपने, प्लस 10 इंटरेस्ट आया, तो 110 1 साल के बाद। 2 साल के बाद कितना आएगा? 120। टोटल अमाउंट जो आपको पे करना है ना, वो 120 आएगा। ये एक सिंपल इंटरेस्ट है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करना होता है? देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट। आपको पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है, ठीक है। ये बात आप याद रखोगे। तो पहले साल के लिए जो हमारा अमाउंट बना ना, वो बना 110 रुपए। कितना बना? 110। अभी जो दूसरे साल के लिए इंटरेस्ट लगेगा ना, वो 110 पे लगेगा, ना कि 100 पे। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में 110 पे वो इंटरेस्ट जो आपने 10% देना है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो 10% 110 पे लगेगा। तो इंटरेस्ट खाली बनेगा दूसरे साल के लिए आपके 11 रुपए। तो एट द एंड आपको पे करना है 110 प्लस 11, दैट इज 121 रुपीज। तो सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा। अब 100 रुपए तो कोई बैंक से लेता नहीं ना, तो लाखों में ही हिसाब होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बनता है, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला भी है। कंपाउंड इंटरेस्ट की अपनी फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट की अपनी फॉर्मूला, वो अभी पढ़ाना नहीं है, बस ये पार्ट जो है ना आपको थोड़ा सा समझाना है। कंपाउंड इंटरेस्ट की एक फॉर्मूला है। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आपको अमाउंट निकालना होगा ना, अमाउंट किसके बराबर होता है? P इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू द पावर T। ये एक फॉर्मूला होती है। दैट इज, ये जो ए है ना, ये अमाउंट है जो आपको एंड पे करना है। आपने जो पैसा उधार लिया वो होता है प्रिंसिपल। आपको जिस रेट से, आपको जिस इंटरेस्ट से आपको इनको पैसा पे करना है, उसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो आर है इधर। ये टी का मतलब कितने टाइम के लिए आपने पैसा लिया बैंक से, और ए का मतलब है अमाउंट जो आपने फाइनल दे दिया बैंक को वापस। आपने 100 रुपए लिया था, आपने 121 वापस कर दिया, ये हुआ अमाउंट, 121 हुआ अमाउंट। और 100 रुपए जो आपने बैंक से उधार लिए थे या किसी और बंदे को उधार दिए थे, ये प्रिंसिपल होता है, ठीक है। अब ये देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा पहले साल कम आएगा, दूसरे साल उससे ज्यादा आएगा, तीसरे साल उससे भी ज्यादा आएगा, फोर्थ ईयर उससे भी ज्यादा आएगा। ये कभी मतलब सीक्वेंस में काम नहीं करता है। ये रेज होता है, और मतलब सीक्वेंस में रेज नहीं होगा, तो ये कभी एपी बनाएगा ही नहीं। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, लिखेंगे कैसे, ठीक है ना। देखो, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर हम यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। हमें इंटरेस्ट नहीं लिखना है, हमें अमाउंट लिखना है। अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू, किसके बराबर है अमाउंट, किसके बराबर? अभी मैंने फॉर्मूला लिखी, P इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू द पावर T। तो किसके बराबर आएगा? P कितना होता है? P यहाँ पे 10,000 है, ठीक है ना। 10,000 इंटू 1 प्लस रेट कितनी है? 8/100 रेज पावर 1, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, देखो। बट मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा, आप इसको सॉल्व करो तो यहाँ से आंसर निकालोगे, ठीक है। फिर सेकेंड ईयर के लिए आंसर निकालोगे, फिर थर्ड ईयर के लिए आंसर निकालोगे। वो आपका काम थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा। बात समझ आ रही है? हम बस इसको यहाँ पे ही ऐसे रखते हैं कि पहले साल के लिए ऐसे बनेगा। प्रिंसिपल हम कुछ नहीं लिखेंगे, 1 प्लस R/100 रेज टू द पावर 1, और ऐसे ही लिखेंगे अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट कितना बनेगा? P इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू द पावर 2। ऐसे लिखेंगे अमाउंट फॉर थर्ड ईयर, ठीक है।
इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 raised to the power 3। ऐसे करके 4 5 6 7 ऐसा हमें टाइम बाउंड नहीं है यहाँ पे हम, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 साल के लिए लेंगे। अब यहाँ पे आप आंसर भी निकाल सकते हो, ठीक है। आंसर निकालने में आपको टाइम लगेगा, बट अगर आप आंसर निकाल रहे हो ना, तो याद रखना इस बात को, जो यहाँ से आपको अमाउंट आएगा ना, वो दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल होगा। इस बात को आप दिमाग में रखोगे, वरना आपका आंसर गलत आ जाएगा। जो यहाँ पे आपको फाइनल अमाउंट आएगा, वो इस साल के लिए प्रिंसिपल बनेगा। जो यहाँ पे आपको अमाउंट आएगा, वो इस साल के लिए प्रिंसिपल होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे आपने 8th में वैसे पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सीधे हम लिखेंगे क्लियरली, इट डज नॉट फॉर्म एन एपी, डज नॉट फॉर्म एन। क्योंकि आप देखो, ये पहले साल के लिए क्या है और दूसरे साल के लिए रेज कितना हो रहा है, तीसरे साल के लिए उससे ज्यादा रेज हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एपी नहीं बना रहा है। आप इस क्वेश्चन को अगर और अच्छे से देखना चाहते हो ना, तो इसका आंसर आप निकालो, ठीक है, अमाउंट निकालो इसका। उसके बाद इस अमाउंट को प्रिंसिपल की जगह लिखना है। प्रिंसिपल यानी कि जो पहले साल के लिए अमाउंट होता है, वो दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल होता है। जो दूसरे साल के लिए अमाउंट होता है, वो तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल होता है, इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप ऐसे आंसर निकाल सकते हो, फिर आंसर उसको माइनस करके इसको बोल सकते हो कि देखो ये एपी नहीं बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप सीधे ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। देखो, ए हमारे पास है, डी हमारे पास है, फर्स्ट टर्म क्या है। देखो, एपी कैसे बनाते हैं। पहली टर्म होती है ए, कल मैंने बोला था पिछली वीडियो में, ठीक है ना। दूसरी टर्म ए प्लस डी, तीसरी टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d। ये भी मैंने समझाया था ये आता कैसे है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो उस वीडियो को अच्छे से देखो, ठीक है ना। तो ए कितना है, 10 है, ठीक है। दूसरी टर्म ए प्लस डी, दैट इज 10 + 10। तीसरी टर्म क्या आएगी बताओ, शाबाश। तीसरी टर्म यहां से देखो, ए कितना है, 10 है, उसके बाद प्लस और 2 है, फिर 2 इंटू डी कितना है, डी फिर से 10 है, कॉमा, फिर से ए कितना है, 10 है, प्लस 3 इंटू 10। अब देखो क्या आएगा, 10, 10 + 10 = 20, देन 10 + 2 इंटू 10 ये हो गया 30, ठीक है। 10 + 3 इंटू 10 ये हो गया 40। राइट, फर्स्ट 4 टर्म्स, तो 4 टर्म्स हमने लिखी, तो ये इसका आंसर है। आई बात समझ, ठीक है। अब ये वाला करते हैं, देखो ऐसे ही लिखोगे आप, ए, दूसरी टर्म आएगी ए प्लस डी, तीसरी टर्म आएगी ए प्लस 2d, एंड देन फोर्थ टर्म आएगी ए प्लस 3d। वैल्यूज पुट करने हैं, आपका आंसर आ जाएगा। अब ए कितना है, इधर लिखा हुआ है, ए है -2, ठीक है। डी कितना है, डी है 0। देखो 0 यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ए -2 ही बनेगा। फिर यहाँ पे डी से मल्टीप्लाई करोगे, ये सारा 0 बनेगा, तो ए कितना आएगा, फिर से -2 आएगा। यहाँ पे 3 इंटू 0 0 बनेगा, ये सारा 0 बनेगा। ए कितना है, -2, -2 + 0 -2 ही रहेगा। तो ये हमारी टर्म्स है, -2 -2 -2 -2, ये एपी है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे सर डी तो 0 है, हाँ डी 0 हो सकता है, डी पॉजिटिव भी होगा, डी नेगेटिव भी होगा और डी 0 भी होगा, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। आते हैं हम पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3, ए है 4, डी है -3। देखो पहली टर्म ए, दूसरी टर्म ए प्लस डी, तीसरी टर्म ए प्लस 2d, देन फोर्थ ए प्लस 3d। और राइट, तो ए कितना है, 4, दूसरी टर्म क्या आएगी, 4 प्लस -3, देखो 4 प्लस -3, तीसरी टर्म 4 प्लस 2 इंटू -3। वैल्यूज बस पुट कर रहा हूं मैं, ठीक है। फोर्थ टर्म 4 + 3 इंटू -3। कितना आसान है, आई थिंक ये बहुत आसान होगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में आपको ये पढ़ाया हुआ है। तो ये 4 आएगा यहाँ से, 4 -3 कितना होता है, 1 होता है। फिर 4 + 2 इंटू 3 होता है 6, 4 - 6 होगा -2, ठीक है। आप ये अलग से सॉल्व कर सकते हो कॉपी पे, फिलहाल मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूं। 4 + 3 इंटू 3 होता है 9, 4 - 9 कितना होता है, -5। कुछ बात समझ आई, ठीक है। ये आपकी एपी यहाँ पे बनी है, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरा पार्ट इसका देख लेते हैं। ए किसके बराबर, -1, तो पहली टर्म है ए, देन ए प्लस डी, देन ए प्लस 2d, देन ए प्लस 3d। 4 ही टर्म्स लिखनी है ना, तो इसलिए 4 लिख रहे हैं। अगर 5 बोलेंगे तो 5 लिख सकते हो आप, ठीक है। ए कितना है, -1, देन ए प्लस डी कितना है, -1 प्लस डी है 1/2।
ठीक है, कॉमा ए कितना है -1 प्लस 2 इंटू 1/2, फिर ए कितना है -1 प्लस 3 इंटू 1/2। अब एपी बनाएंगे, एक तो -1 आएगा, ठीक है, कॉमा अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू -1 -2 होता है, +1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। उसके बाद ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, -1 +1 इधर बचेगा, कॉमा अब ये -1 प्लस 3/2, ठीक है ना, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, देखो ये इधर -1 बनेगा, -2 प्लस 1 कितना होता है, ये -1/2 आएगा, दूसरी टर्म, -1 प्लस 1 0 होता है, तीसरी टर्म, ठीक है। देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं ताकि एक ही स्टेप में फिर कंप्लीट हो, 2 1 आर 2 तो -2 इधर बनेगा, ठीक है, प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, -2 प्लस 3 1 होता है, तो 1/2, तो यहां से आएगा ये +1/2। ये हमारी एपी, ये एपी जो है ना इसके 4 टर्म्स हो गए। तो एक-एक पॉइंट मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। फिफ्थ पार्ट एंड लास्ट पार्ट है इसका। ए कितना है? देखो ए -1.25 और डी -0.25। पहली टर्म ए, देन ए प्लस डी, देन ए प्लस 2d, देन ए प्लस 3d। ऐसे ही है। तो ए कितना है? -1.25, देन ए प्लस 2d कितना है? -1.25, फिर प्लस -0.25, देन -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, कॉमा ए कितना है? -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। इसको सॉल्व करोगे आपके जो है 4 टर्म्स आ जाएंगे। पहली टर्म -1.25, कॉमा ये देखो -1.25 प्लस और माइनस माइनस हो गया, ठीक है, -0.25 आएगा इधर, ठीक है। इसके बाद -1.25, 2 इंटू 0.25 कितना होता है? अब ये यहाँ पे माइनस है, प्लस और माइनस माइनस होगा, 2 इंटू 0 पॉइंट हो गया 0.50, ठीक है। उसके बाद -1.25, 3 इंटू 0.25 क्या आएगा? -0.75। इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, ऐसे आएगा, -1.25 पहली टर्म है। उसके बाद माइनस और माइनस प्लस होता है, ये बनेगा -1.50, ठीक है। उसके बाद ये -1.25 -0.50, ये बनेगा -1.75। उसके बाद माइनस और माइनस ये बनेगा यहाँ पे -2.0, ठीक है। तो ऐसे करके ये 4 टर्म्स हमारे पास आ गई, जो एपी है इसकी 4 टर्म्स आ गई। तो ये था क्वेश्चन पार्ट नंबर इसका 5। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, आई होप आप बोर नहीं हो रहे होंगे, ठीक है, आसान है वैसे, ठीक है। बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ योर स्टूडेंट्स, उन्होंने बोला सर ये एपी का वीडियो प्लीज लाओ, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, वरना एपी मैं एंड में लाने वाला था। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। पहले आपको क्या लिखना है, इस ये वहां से बोल रहे हैं ये एपी है, ठीक है ना। आपको क्या लिखना है? बस फर्स्ट टर्म लिखनी है, कॉमन डिफरेंस लिखना है। ए पहली टर्म क्या है? ए इधर है 3, पहली टर्म कौन सी है? 3, ये तो कोई बच्चा भी लिखेगा। डी किसके बराबर होता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1 माइनस 3, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1 माइनस 3 कितना होता है? -2, तो हो गया ये वाला। अब यहां से देखो ए किसके बराबर है? यहाँ पे -5 के बराबर, तो डी किसके बराबर? सेकंड टर्म कौन सी? -1 माइनस फर्स्ट टर्म कौन सी है? -5, तो -1 प्लस 5, -1 प्लस 5 कितना होता है? 4, तो डी यहाँ पे 4 आएगा, D4, यहाँ पे D2, यहाँ पे A3, यहाँ पे A5। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन को, थोड़ा सा अच्छा थी। चलिए 1/3, अब यहाँ पे भी ए लिखना है। ए कितना है? ए है 1/3। डी कितना होगा? डी होगा सेकेंड टर्म दैट इज 5/3 माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 1/3, तो यहाँ पे 3 एलसीएम आएगा, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 4 होता है, तो 4/3 इधर आंसर आएगा, डी इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। उसके बाद यहां से देखो ए कितना है? यहाँ पे 0.6, डी कितना होगा? 1.7 माइनस 0.6, और वो कितना आएगा? 1.1, तो डी आया हमारा 1.1। इतना आसान है, आई थिंक बहुत आसान है। आप लोगों को तो ये ब्रेड एंड बटर लग रहा होगा। अब देखो, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे पार्ट्स है, बहुत जल्दी से कर लेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से पहले बोलना है, ये वहां से नहीं बोल रहा है कि ये एपी है, हमें ये बोल रहा है कि इनमें से कौन एपी है। एपी कौन होगी?
जिसकी कॉमन डिफरेंस सेम होगी, पहले ही मैंने बोला हुआ है। इनमें से जिसकी भी कॉमन डिफरेंस सेम है वो एपी है, जिसकी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है वो एपी नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी बना रहा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपको डी निकालना है, एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और 3 टर्म्स आपको लिखनी है। ठीक है, आसान है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखेंगे D1। D1 किसके बराबर होगा, 4 - 2, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4 - 2 2 के बराबर होगा। D2 निकालेंगे, D2 8 - 4, 8 - 4, 8 - 4 कितना होता है, 4 होता है। D3 निकालेंगे, किसके बराबर है, 16 - 8 विच इज इक्वल टू 8। तो हमें यहाँ पे पता है D1 जो है इज नॉट इक्वल टू D2, इज नॉट इक्वल टू D3। जब आपको दूसरा ही अलग आया ना, तो आप सीधे लिख सकते हो ये एपी नहीं है, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। अगर एक डिफरेंस भी डिफरेंट है एज कंपेयर टू अदर्स, तो ये एपी नहीं है, सिंपल सी बात। ठीक है, यहां पे देख लो, D1 यहां पे निकालो, D1 किसके बराबर आएगा, 5/2 - 2। ये कितना होगा, देखो ये आएगा 5 - 4 डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, 5 - 4 आता है 1/2। उसके बाद D2 देख लेते हैं, D2 आएगा 3 - 5/2। देखो D1 आया सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, D2 आया थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, D3 आएगा फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। ठीक है, तो 3 - 5/2, 2 3 कितना होता है, 6 - 5 डिवाइडेड बाई 2, 6 - 5 1/2, ये भी आया। उसके बाद D3 चेक करते हैं बस। ठीक है, अब ये आएगा 7 डिवाइडेड बाई 2 -3, तो ये कितना आएगा, देखो 2 3 6, तो 7 - 6 डिवाइडेड बाई 2, 7 - 6 कितना होता है, 1/2। अच्छा, और 3 टर्म्स लिखनी थी ना, वो मैं भूल गया पहले केस में, और 3 टर्म्स यहाँ पे तो लिखनी नहीं है। चलो खैर शुक्र है, यहाँ पे तो एपी है ही नहीं, तो 3 टर्म्स हमें लिखनी नहीं है। ठीक है ना, ये एपी नहीं थी। अब यहाँ पे 3 टर्म्स लिखनी है, जो लास्ट वाली टर्म है ना 7/2, और थ्री टर्म्स आपको लिखनी है ना, 7/2 को प्लस करो 1/2, ये आएगा 8/2, वही आएगा इधर से। 8/2, 8/2 कितना होता है, 4 होता है। तो इसके बाद टर्म आप लिखोगे, इसके बाद वाली टर्म 4। ठीक है, उसके बाद 4 को प्लस करोगे 1/2, कितना आएगा, 4 2 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 9/2 आएगा इधर। तो इधर लिखोगे आप सीधे 9/2। उसके बाद आप लिखते हैं 10/2, 10/2 कितना होता है, 5। तो आप 10/2 नहीं लिखोगे, आप सीधे 5 लिखोगे। आई बात समझ, तो और 3 टर्म्स हमने लिखी, 4 9/2 और 5। सीक्वेंस को फॉलो करो, सीक्वेंस को स्मार्ट स्टडी। अब देखो, और एक यहाँ पे है -1/2 -3/2, D1 देख लेते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। D1 होगा -3.2 माइनस एंड -1.2, बिकॉज D1 किसके बराबर होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। D2 किसके बराबर होगा, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। तो देखो ये कितना आएगा, -3.2 प्लस 1.2, ये किसके बराबर होगा, -2 के बराबर, है ना। उसके बाद D2 देख लेते हैं, D2 होगा -5.2 और फिर माइनस माइनस 3.2, ये कितना होगा, ये आएगा -5.2 प्लस 3.2, प्लस और माइनस माइनस होगा, 5.2 में से 3.2 निकालो तो 2 ही आएगा। ठीक है, अब यहां से D3 देख लो, D3 किसके बराबर है, -7.2 माइनस -5.2, ये कितना आएगा, ये आएगा -7.2 प्लस 5.2। इसमें इसको आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, इधर भी माइनस है, इधर माइनस है, ये मैंने माइनस, ये भी आएगा आपको -2। तो हमें पता है D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, देयरफॉर ये AP है, देयरफॉर इट इज एन AP। ठीक है, और 3 टर्म्स आपको लिखनी है, देखो 5.2 7.2, फिर क्या लिखोगे, -9.2, फिर क्या लिखोगे, -11.2, फिर क्या लिखोगे, -13.2, दो दो ऐड करते जाओ, सिंपल सी बात है, आ गई 3 टर्म्स। ठीक है, अदर आप यहाँ पे नीचे लिखोगे, अदर 3 टर्म्स आ, फिर ये 3 टर्म्स आप लिखोगे। अब यहाँ पे देखो D1 किसके बराबर है, फोर्थ पार्ट में देख लो, -6 माइनस -10 कितना आएगा, फिर -6 प्लस 10। ठीक है ना, -6 प्लस 10 कितना होगा, 4 होगा, +4। अब D2 देख लो, D2 कितना है, -2 माइनस -6, ये आएगा -2 प्लस 6 विच इज इक्वल टू +4, फिर से आया। उसके बाद D3 देख लो, कितना आएगा, 2 माइनस -2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4। अब आपको बोलने की जरूरत नहीं है मैं D1 D2 कैसे निकाल रहा हूँ, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म D1, उसके बाद थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म D2, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म D3, ऐसे करके मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना,
तो यहाँ पे ये एपी बना रहे हैं, देयरफॉर इट इज एन एपी। ये एपी है, D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, ये एपी है। तो आगे क्या आएगा फिर बताओ, दो दो चार चार इसको ऐड करने हैं, तो 2 के बाद इसको 4 प्लस करो तो कितना आएगा, 6 आएगा, उसके बाद 10 आएगा, उसके बाद 14 आएगा। सिंपल सी बात, ठीक है। अब आते हैं पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर 5 देख लो इसका आप। 3 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2। D1 देख लेते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। 3 प्लस √2 -3, ठीक है। तो ये 3 और 3 गया, तो क्या बचेगा यहां से √2 बचेगा, ठीक है। उसके बाद D2 कितना है, D2 है 3 प्लस 2 √2, ठीक है। और माइनस कितना करना है, 3 प्लस √2, ठीक है। 3 प्लस 2 √2, देखो 3 को 3 में से माइनस करो तो ये खत्म हो गया, ठीक है। अब 2 √2 माइनस √2 बचेगा। उसके बाद D3 देख लो, 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 प्लस 2 √2, ठीक है। कैसे आएगा, 3 तो गया, उसके बाद 3 √2 माइनस 2 √2 कितना होता है, √2 होता है। D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, ये एपी बना रहा है। √2 इसकी कॉमन डिफरेंस है। देखो यहाँ पे आया 3 प्लस 3 √2, उसके बाद क्या आएगा फिर 4, सॉरी 3 प्लस 4 √2, अनदर टर्म। उसके बाद 3 प्लस 5 √2, ठीक है। उसके बाद 3 प्लस 6 √2। ऐसे करके ये 3 टर्म्स आप लिखोगे कंटिन्यूअसली। इसके बाद है आपका पार्ट नंबर 6। इसमें D1 निकालो, 0.22 माइनस 0.2, तो कितना आएगा, देखो 0.22 में से 0. अब 0.2 माइनस करोगे, ठीक है ना। अब यहां से 2 निकालोगे तो कितना आएगा, यहां से 0.20, सीधी सी बात है, ठीक है। ज्यादा हम नहीं करेंगे, 0.20, ठीक है। उसके बाद D2 निकालो, 0.222 माइनस 0.22, ऐसे ही करोगे ना, तो 22 इसका निकल गया, 0.200 आएगा इधर, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड वन D3 निकालोगे, D3 0.2222 माइनस 0.222, ठीक है। तो अब ये 3 पॉइंट्स आपके यहां से निकले, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे 0.2222 माइनस 0.222, यहाँ पे अब कुछ नहीं है तो 0 लिखना। 2 में से 0 तो 2 ही आएगा, ये 0, ये 0, ये 0, और ये यहाँ पे पॉइंट 0.002, ठीक है। तो आई थिंक हमने कहीं पे गड़बड़ी की हुई है। आई थिंक सो 0.2222 माइनस 0.222, तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। तो अब इसको माइनस करेंगे, ये तो वैसे ठीक किया, 0 ये तो 2 आ गया इधर से, और यहाँ पे 2 - 2 0, 2 - 2 0, 2 - 2 0.002, 0.0002, ठीक है ना। D1 कितना आया था, 0.2 आया था, 0.22 माइनस 0.2, यहाँ पे 0 आएगा, फिर 2 बचा इधर, 2 - 2 0, हाँ इधर हमने गलती की है, इधर हमने गलती की है, ठीक है ना। इसको यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, तो आपको माइनस करना पड़ेगा इसे, ठीक है। और टर्म्स आपको माइनस करके देखना पड़ेगा कि ये 0 आता है कि नहीं आता है। देखो ये यहाँ पे 0.22 माइनस 0.20 लिखेंगे, 2 - 0 2 ही आएगा, और 2 - 2 0, 0.02 पहली बार आया, 0.02 हमने इधर शायद गलत लिखा था पहले। D2 में क्या आएगा फिर, 0.222 माइनस 0.22, देखो ये कितना आएगा, 0.222 माइनस 0.22, और इधर 0 आएगा, तो यहां से 2 ऐसे आएगा, फिर 0 0.0, 0.002, देखो 0.002, ऐसे ही थर्ड केस में ये आएगा इधर
0.0002 ऐसे करके आएगा। ठीक है ना, पहले हमने थोड़ा सा इसमें शायद गड़बड़ी की थी। तो D1 जो है वो D2 के बराबर नहीं है, वो D3 के बराबर नहीं। हम यहाँ पे लिखेंगे D1 इज नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3। राइट, तो ये हमारा था पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 7 पे चलते हैं। 0 -4 -8 -12, तो निकालो D1। D1 किसके बराबर, -4 -0, वो -4 ही आएगा। उसके बाद D2 निकालो, -8 -4, वो आएगा आपका -8 + 4 विच इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो ठीक है यहां तक। D3 कितना आएगा, -12 -8, तो ये आएगा -12 + 8 विच इज इक्वल टू -4। तो हमें यहाँ पे क्या पता चला, D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3। तो ये था आपका पार्ट नंबर 7। तो ये एपी बना रहा है, थी ना, ठीक है ना। तो एपी यहां से क्या करेंगे, इसको हम और 3 टर्म्स लिखेंगे। तो -16 आएगा, फिर -20 आएगा, फिर -24 आएगा। करेक्ट है। यहां से देखो, इसके बाद D1 यहां पे चेक करते हैं, -1/2 माइनस -1/2 कितना आएगा, ये आएगा -1/2 + 1/2, वो आया 0। D2 चेक करो, देखो ये सारी टर्म्स -1/2 है, तो यहाँ पे D2 भी 0 होगा और D3 भी 0 होगा। तो जब ये 0 है, तो इसके बाद वाली टर्म भी क्या होगी, -1/2, उसके बाद वाली टर्म -1/2, उसके बाद वाली टर्म -1/2। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 0 है। ठीक है, उसके बाद पार्ट नंबर 9, 1 3 9 27। D1 कितना आएगा, 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2। D2 कितना आएगा, 9 - 3 दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है, और फिर D3 कितना आएगा, 27 - 9 एंड दैट इज इक्वल टू 18। तो ये D1 इज नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3। आई थिंक ये क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा मुझे, कोई कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है। पार्ट नंबर 9 को चेक कर लेते हैं। फॉर्चुनेटली बुक अभी मुझे यहाँ पे ही है। पार्ट नंबर 9, 1 3 9 27, ठीक है, ये ठीक है। इसके बाद तो ये एपी नहीं बना रहा है। मैंने सोचा मैंने कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी है, स्क्वायर वगैरह तो नहीं है, बिकॉज कभी हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ है A2A 3A 4A। तो D1 किसके बराबर होगा, 2A - A विच इज इक्वल टू A। D2 किसके बराबर होगा, 3A - 2A विच इज इक्वल टू A। ऐसे ही D3 किसके बराबर होगा, 4A - 3A विच इज इक्वल टू A। तो D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3। तो ये AP बना रहा है। और टर्म्स बताओ, 5A, उसके बाद 6A, उसके बाद 7A। ठीक है ना, आप ये लिख सकते हो। अब यहाँ पे D1 चेक करो, देखो ये यहाँ पे A स्क्वायर है, A क्यूब है, A रेज़ पावर 4 है। D1 किसके बराबर आएगा, A स्क्वायर माइनस A। फिर D2 किसके बराबर आएगा, A क्यूब माइनस A। फिर D3 किसके बराबर आएगा, A रेज़ पावर 4, सॉरी माइनस A स्क्वायर, माइनस इधर A रेज़ पावर 3 आएगा। अभी चाहो तो आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हो, A कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा, A - 1। ये हर जगह आना चाहिए। फिर से A कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा, A स्क्वायर माइनस A, देखो डिफरेंट। उसके बाद क्या आ रहा है, A कॉमन निकालो, यहाँ A स्क्वायर भी कॉमन निकाल सकते हो। ऐसे आप इधर A स्क्वायर कॉमन निकालो, यहाँ पे A -1 बचेगा, A -1 तो यहाँ बचा, लेकिन कॉमन बाहर क्या आया, A स्क्वायर। यहाँ पे A क्यूब कॉमन निकालो, बचेगा क्या, A -1। A - 1 अंदर बचा, लेकिन साथ में A क्यूब है, इधर A स्क्वायर है, इधर A1 है। तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2 विच इज नॉट इक्वल टू D3, तो ये बराबर नहीं है। ठीक है, पार्ट नंबर 11। और उसके बाद आते हैं, ये कौन सा पार्ट था, कोई स्किप तो नहीं किया हमने, नहीं। यहाँ से हमें करना है पार्ट नंबर 10 11 12, 12 और 13। देखो √2 ऐसे क्वेश्चन है, √2, √8, √18 और √32। इसको चेक करते हैं। ठीक है, देखो √8 को मैं लिख सकता हूं ना, देखो √2 इधर आएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 4 लिख सकता हूँ। इधर इसको लिख सकता हूँ 2 × 9 18 को। ठीक है, 32 को लिख सकता हूँ 2 × 16। तो अब मुझे बताओ, √2 एज इट इज, फिर √2 × 4 को लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, √2 2 × 3 को लिख सकता हूँ, 9 को लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर, और यहाँ पे 2 × 16 को लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा यहाँ से √2। अब टू इस ये जो 2 है ना, इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, तो 2 बाहर आएगा, 2 √2 बना यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे 3 √2 बनेगा, ऐसे यहाँ पे 4 √2 बनेगा।
अब हम चेक करते हैं, d1 किसके बराबर आएगा, 2√2 माइनस √2 विच इज इक्वल टू √2 आया फिर से, ठीक है। d2 किसके बराबर है, 3√2 माइनस √2, वो भी किसके बराबर, √2 के बराबर। ऐसे ही d3 भी किसके बराबर आएगा, 4√2 माइनस √2, वो भी √2 के ही बराबर आएगा। तो क्लियरली d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3, तो ये AP बना रहा है। यहाँ पे देखो, इसके बाद वाली टर्म फिर कौन सी आएगी, 5√2, 25 इंटू 5, 25 इंटू 2 यानी कि √50 इधर आएगा, ठीक है ना। उसके बाद 6√2, 36, फिर यहाँ पे √72 आएगा। उसके बाद 7 आर 49, 49 इंटू 2 इज 98, √98 आएगा। इतना आसान, आसान ये वाला थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से कोई पूछ सकता है, अगर अच्छा एग्जामिनर होगा तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो लास्ट पार्ट इसका, यहाँ पे √3, फिर है √6, फिर है √9 और फिर है √12, ठीक है। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे हम √3 एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। फिर इसको लिखेंगे 2 इंटू 3, फिर इसको लिखेंगे 9 को 3 इंटू 3, फिर 12 को लिखेंगे 3 इंटू 4, ऐसे लिखेंगे। अब हर जगह जो है 3 जो है कॉमन है, ठीक है। अब आप d1 देख लो, d1 किसके बराबर आएगा, √2 इंटू, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको, √2 इंटू √3, ये मैंने इसको अलग अलग कर दिया, ठीक है, a2 को, माइनस √3, ये किसके बराबर आएगा, देखो इधर √3 कॉमन निकालो, बचा √2 माइनस 1, ठीक है, d1 आया। उसके बाद d2 देख लो, √3 इंटू √3, इसके बदले मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, माइनस क्या आएगा, √2 इंटू √3, ये आएगा ना, a3 माइनस a2। तो क्या √3 इधर कॉमन आएगा, आएगा ना वही। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे खाली बचेगा √3 माइनस √2। देखो ये तो अलग आ गया पूरा, ये अलग, ये अलग। यहाँ पे d1 इज नॉट इक्वल टू d2, क्लियरली। आई थिंक इतने ही पार्ट है इसके, मैं चेक करता हूँ एक बार बुक में से, ठीक है। आई थिंक इतने ही पार्ट है, नहीं और भी है कुछ इसमें, √3 के बाद और भी है, रुको चेक करना पड़ेगा। √3 के बाद, हाँ हाँ जी, हाँ जी है, लास्ट के 2 पार्ट और है, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, ओके गुड। d1 किसके बराबर, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 होता है, तो 9 माइनस 1 कितना होगा, 8 होगा। d2 किसके बराबर, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर कितना होता है, 25 माइनस 3, 3 आर 9, 25 माइनस 9 होता है 16। तो ऐसे ही d1 इज नॉट इक्वल टू d2 सीधे लिख देंगे, क्योंकि पहला ही गलत हो गया, दूसरा ही गलत हो गया। लास्ट पार्ट इसका, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और 73। देखो d1 चेक करते हैं, 5 स्क्वायर माइनस 1, तो ये आएगा 25 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 24, तो d1 आ गया 24। फिर d2 कितना आएगा, 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर कितना है, 49 माइनस 25, ये भी आएगा 24। फिर d3 चेक कर लो, कितना आएगा, 73 माइनस 49 आएगा ना, तो वो भी आएगा 24। तो d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3, तो ये AP बना रहा है। तो आपको कितना अब देखना है, देखो अब आपको यहाँ पे ये सोचना है ना कि ऐड कितना करना है। d कितना आया, 24, तो 73 प्लस 24 करो, कितना आएगा, 4 प्लस 3 इज 7, 7 प्लस 2 इज 9, तो 97 आ गया, ठीक है। उसके बाद इसको 24 प्लस करो, 7 प्लस 4 इज 11, 9 प्लस 2 इज 11 एंड 1 इज 12, 121 आया। तो इसके बाद लिखो आप 97, फिर 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 स्क्वायर का। 121 को फिर से 24 प्लस करो, 4 प्लस 1 इज 5, 2 प्लस 2 इज 4, 1, फिर लिखो 145। ऐसे ही 3 टर्म्स लिखी हमने। तो ये था फाइनल क्वेश्चन हमारा। इसके बाद हमें अनदर टर्म ऑफ एन AP पढ़ना है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वो एक्सरसाइज 5.2, और इसके टोटल क्वेश्चंस आपके 20 क्वेश्चंस है। तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा बनेगा, आई होप मैं उसको शॉर्टन कर दूंगा, जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चंस, बिकॉज उसमें कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो हम जो बिल्कुल उसके पार्ट से आप वो खुद कर लोगे, आई थिंक। तो मैं आपको जनरली बोलूंगा और वो आप खुद कर पाओगे, बाकी क्वेश्चंस मैं सारे दिखाऊंगा 20 तक, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपने अच्छे से इस वीडियो को समझा होगा, ठीक है। तो ह्यूमन एरर को प्लीज नेग्लेक्ट कर देना, ह्यूमन एरर हो सकता है किसी से भी, अगर यहाँ पे भी कहीं पे हुआ है कैलकुलेशन में, कभी हो जाता है जल्दी में, तो प्लीज उसको इग्नोर कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी हम वीडियो को यहाँ पे ही
बंद करते हैं, बिकॉज वीडियो बहुत ही बड़ा बन गया, ऑलरेडी 55 मिनट्स का वीडियो बन गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।